फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल के मामले हैं जरा देखभाल के। मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता कैसे रखते थे खत पे कलेजा निकाल के। जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के स्रोत, यानी भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो आपको मालूम है भारत शासन अधिनियम 1935 ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। और इस भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में 250 अनुच्छेद लिए गए, इसीलिए इसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। और साथ में विदेश से यानी फॉरेन कंट्री से कौन कौन से कानून लिए गए भारतीय संविधान में वो भी आपके सामने होंगे, क्योंकि भारत का संविधान 60 देशों का अध्ययन करके लिया गया। तो इस वजह से आपका जो ये टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुच्छेद कितने थे? तो इसमें अनुच्छेद थे 321। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में भाग कितने थे? तो भाग थे 14। अब भारत शासन अधिनियम 1935 में अनुसूचियां कितनी थी? तो 10। अनुसूची 10। अब ये भारत शासन अधिनियम का जो ये चार्टर है आपके सामने है, इसमें भारत शासन अधिनियम में शक्तियों के विभाजन का भी ब्यौरा दिया गया है। तो शक्तियां जो हैं वो किस रूप में विभाजित की गई हैं? तो शक्तियों का विभाजन, अब शक्तियों का जो विभाजन है वो सूचियों में, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इनको भी भारत शासन अधिनियम में शामिल किया गया था। तो विभाजन 3 रूपों में किया गया था, ये आप ध्यान देंगे। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन 3 रूपों में भारत शासन अधिनियम का विभाजन किया गया। अब जो संघ सूची है इसमें कितने विषय थे? तो 59। राज्य सूची है इसमें कितने विषय थे? 54। समवर्ती सूची इसमें कितने विषय थे? 36। इस रूप में संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, यानी इस संघ सूची में जो 59 विषय दिए गए हैं इनमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और राज्य सूची में जो 54 विषय दिए गए इसमें ओनली स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची में 36 विषय है, इसमें संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, वन हो गया। इन मामलों पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं। अब ये जब भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटेन के द्वारा भारत में प्रस्तुत किया गया तो इसका विरोध किया गया। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम का विरोध हुआ और विरोध करने पर इस पे टिप्पणी की गई। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत शासन अधिनियम एक ऐसी गाड़ी है जिसका इंजन तो ठीक है लेकिन इसके ब्रेक सही नहीं है। मदन मोहन मालवीय का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा यह भारत शासन अधिनियम 1935 जनतांत्रिक तो है, जनता के लिए अच्छा तो है, लेकिन अंदर से खोखला है। ये मदन मोहन मालवीय का स्टेटमेंट था। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी स्टेटमेंट दिया, कमेंट किया और उन्होंने कहा यह भारत शासन अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है जो रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है, यानी एक सड़ी हुई योजना उन्होंने कह दिया। और साथ में
राजगोपालाचारी, इन्होंने कहा कि ये एक ऐसा अधिनियम है जिसे हम कबाड़ खाने में भी फेंकने में संकोच करेंगे, यानी ये कबाड़ से भी बदतर अधिनियम। ये किसने कहा था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। तो क्यों ऐसा कहा? क्योंकि भारत शासन अधिनियम जब आया तो इसने भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया। इसी वजह से इन लोगों ने इस पर टिप्पणी की। हालांकि यह प्रयास असफल रहा, संघात्मक व्यवस्था लागू नहीं कर पाए और उसे इनकार कर दिया गया। लेकिन भारत का जब संविधान बन रहा था तो इसी सबसे बड़े स्रोत से भारतीय प्रशासन को, भारतीय शासन को चलाया जा रहा था, क्योंकि संविधान निर्माण जब तक पूरा नहीं होगा तब तक भारत का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलाया जाएगा। ये ध्यान देना। अब ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, इसके द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। उस समय म्यांमार का नाम वर्मा था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, यानी 1935 के अधिनियम द्वारा भारत से वर्मा यानी म्यांमार को अलग कर दिया गया। ये किया गया, भारत से इसको अलग कर दिया गया और साथ में इसी अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत परिषद का अंत, ये भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघ लोक सेवा आयोग, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। संघ लोक सेवा आयोग, आज संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, आईएएस की परीक्षा देते हैं, पहले उसे आईसीएस कहते थे। तो संघ लोक सेवा आयोग, ये जो बिंदु है ये भारत शासन अधिनियम से भारतीय संविधान में लिया गया और साथ में इसी अधिनियम से सीएजी कैग का भी पद लिया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान भी इसी अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो भारतीय संविधान को एक ब्लूप्रिंट बनाने में सुंदरता से दर्शाता है। इसी भारत शासन अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को। कहां पर की गई आरबीआई की स्थापना? तो आरबीआई की स्थापना मुंबई में की गई। अब जब आरबीआई की स्थापना हो गई तो आरबीआई का पहला गवर्नर किसे बनाया गया? तो आरबीआई का प्रथम गवर्नर एक अंग्रेज व्यक्ति को बनाया गया था। उसका नाम क्या था? तो ओसबर्न स्मिथ। इन्हें बनाया गया आरबीआई का गवर्नर। ये ध्यान देना। अब इसी अधिनियम, अब आरबीआई की बात चल रही तो थोड़ा सा और जो फैक्ट है आरबीआई से वो भी बता दें। स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। कौन थे?
सीडी देशमुख। यानी आपसे क्वेश्चन कर लेंगे प्रथम भारतीय आरबीआई गवर्नर, तो सीडी देशमुख, ये भारतीय भी थे, ये अंग्रेज थे। आरबीआई के प्रथम गवर्नर तो ओसबर्न स्मिथ हैं, लेकिन जब भारतीय व्यक्ति की बात आए तो सीडी देशमुख। और स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। अब इस आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को, यह ध्यान देना। अब वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, यह भी ध्यान देना आप। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। अब ये किस नंबर के हैं? तो 25वें, 25 नंबर के हैं इस समय आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास। अब क्वेश्चन आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई है। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? आरबीआई को कहते हैं। भारत की मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो आरबीआई करता है। 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोटों में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और एकमात्र भारत का प्रधानमंत्री जो आरबीआई का गवर्नर भी रहा तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो पीएम भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। यानी एक अर्थशास्त्री पीएम बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो बेहतर ढंग से इसकी स्टडी करें ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने ना पाए। हाँ, तो आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई। संघीय न्यायपालिका की स्थापना। पालिका की स्थापना। अब इस संघीय न्यायपालिका की स्थापना कहां पर की गई? तो स्थापना दिल्ली में की गई। अब 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना दिल्ली में की गई। तो वो डेट क्या थी? तो डेट थी 1 अक्टूबर 1937। इस डेट को दिल्ली में संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई, जिसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 6 + 1 = 7। यानी 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिसस गोवेयर। ये ध्यान देना, सर मॉरिसस गोवेयर। इन्हें बनाया गया मुख्य न्यायाधीश। आपने सुना है कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसमें 4 सदस्य थे। दिल्ली में जब संघीय न्यायपालिका की स्थापना की गई तो इसमें 7, और जब ये संघीय न्यायपालिका केंद्रीय न्यायपालिका का रूप लेगी तो उसमें 8। ये ध्यान देना। अब ये संघीय जो न्यायपालिका है इसको 28 जनवरी 1950 को केंद्रीय न्यायपालिका घोषित कर दिया जाता है। केंद्रीय न्यायपालिका घोषित कर दिया जाता है।
जब केंद्रीय न्यायपालिका घोषित कर दिया जाता है तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो केंद्रीय न्यायपालिका में कुल सदस्य 1 + 7 = 8। तो इसमें भी एक मुख्य न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश। अब ये मुख्य न्यायाधीश कौन होता है? तो हीरालाल जे कानिया। आप पढ़ते हैं कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। यही केंद्रीय न्यायपालिका आज सुप्रीम कोर्ट के तौर पे है। तो इस न्यायपालिका को किस देश के संविधान से लिया गया? ये ध्यान देना। तो न्यायपालिका को जो अमेरिका के संविधान से लिया गया, तो ये आपको हम बताएंगे, लेकिन इसे भारत शासन अधिनियम के चार्टर में रखा गया था न्यायपालिका को, जो संघीय न्यायपालिका के रूप में स्थापित की गई, ताकि भारत में अच्छे से प्रशासन व्यवस्था चल सके। अब नेक्स्ट जो आता है, इस भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो कार्य किया गया उसमें द्वैत शासन को प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई। तो इसी भारत शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। तो समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई। यानी केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हो गई। जब केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू हो गई तो इसी अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई और 6 प्रांतों में भी द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जो आज भी 6 प्रांतों में यानी 6 राज्यों में, जिसे कहते हैं विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। तो देखते हैं सबसे पहले केंद्र में, यानी ये भारत शासन अधिनियम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। यानी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना हो गई। अब इसके बाद 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कर दी गई। स्थापना की गई। अब ये कौन से 6 प्रांत हैं वो भी जान लेते हैं। नंबर 1 संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत जिसे आज आप यूपी कहते हो, उत्तर प्रदेश। नंबर 2 बिहार, बिहार ही है आज भी। नंबर 3 बंगाल, जिसे आजकल आप पश्चिम बंगाल कहते हो। नंबर 4, तो 4 में आपका है असम, असम का नया नाम है असोम। इसके बाद नंबर 6 पे आता है, नंबर 4 हुआ यानी नंबर 5, तो नंबर 5 पे आ जाए मद्रास। मद्रास को आजकल हम तमिलनाडु कहते हैं, ये ध्यान देना। और मद्रास शहर का नाम चेन्नई है। और नंबर 6 पे जो प्रांत आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि आप गेस लगा चुके होंगे कि नंबर 1 पे संयुक्त प्रांत, नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे बंगाल और नंबर 4 पे असम, नंबर 5 पे मद्रास। तो नंबर 6 पे मुंबई प्रांत, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आज भी 2 सदन हैं, तो मुंबई। उस समय बंबई कहते थे, हम मुंबई भी बोल सकते हैं। अब वर्तमान में जो है
ये मुंबई प्रांत के नाम से नहीं जाना जाता, महाराष्ट्र राज्य के नाम से जाना जाता। तो ये ध्यान देना। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत शासन अधिनियम 1935 के है कि जो हम द्वैत शासन के विषय में आपको बता रहे हैं कि प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था लागू कर दी गई, यानी राज्यों को हैंड फ्री कर दिया गया कि वहां बेहतर ढंग से वहां का जो चीफ मिनिस्टर चुना जाए वो अच्छे से शासन चलाए। ये किया गया, केंद्र सरकार उस पर दखल ना दे इसके लिए। और जब केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई कि जिसमें सीधे केंद्र सांसद चुन के जनता भेजती है तो सांसद भी चुन के जाए प्रत्यक्ष रूप से, और साथ में राज्यों के प्रतिनिधि राज्यसभा में सांसद बन के जाएं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से विधायकों के द्वारा राज्यों से राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं। और 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कर दी गई, यानी जो प्रांतों में विधानमंडल होती थी उसमें जो 2 सदन होते थे, एक का नाम विधानसभा और एक का विधान परिषद नाम रखा जाता था। तो आप बेहतर ढंग से इसका भी स्टडी करें ताकि एग्जाम में आप सफल हों। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसके बाद भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत तो भारत शासन अधिनियम 1935। अब भारत शासन अधिनियम 1935 से कितने अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए? तो 250। कितने? 250। भारतीय संविधान में कई देशों से अलग अलग कानून लिए गए, तो वो भी देख लेते हैं अच्छे से। एक तरफ देश और दूसरी तरफ स्रोत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन से संसदात्मक व्यवस्था ली गई है। संसदात्मक व्यवस्था यानी भारत में जो संसद की प्रक्रिया के द्वारा कानून निर्माण होता है, संसद की व्यवस्था के द्वारा देश की स्थिति परिस्थिति, शिक्षा, आर्थिक नीति, राजनीतिक व्यवस्था, इन सभी का जो निर्धारण किया जाता है वो संसदात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई। तो ये संसदात्मक व्यवस्था कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। और एकल नागरिकता भी ली गई। कौन सी? एकल नागरिकता, यानी भारत में दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकती। अब तो 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का भी जो नागरिक है वो केवल भारत की नागरिकता ग्रहण करता है। इससे पहले वो दोहरी नागरिकता उसके पास थी, जम्मू की अलग भारत की अलग। अमेरिका में है आपको दोहरी नागरिकता, उसके स्टेट के भी आप नागरिक हो और साथ में अमेरिका के भी हो। लेकिन भारत में आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो उत्तर प्रदेश की नागरिकता नहीं, केवल भारतीय। आपकी नेशनलिटी इंडियन होगी, आप केवल भारतीय नागरिक यानी एकल नागरिकता। तो ये भी इंग्लैंड के संविधान से ली गई। और विधि का शासन और कामा विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये यानी विधि कानून का शासन और विधि निर्माण यानी संसद में कानून बनाने का प्रावधान है। भारत में संविधान के जो संरक्षक है, रक्षक है वो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार, विधि निर्माण का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो ये कानून कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। और राष्ट्रपति की शक्तियां, किसकी? राष्ट्रपति की
शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, ये भी कहां से, किस देश के संविधान से? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार। सबसे पहले क्या है? मौलिक अधिकार। ये कहां से लिए गए? अमेरिका से लिए गए। तो मौलिक अधिकार आपके अमेरिका से लिए गए। साथ में संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान को सर्वोच्च स्थान पर रखा जाता है भारत में। और मौलिक अधिकार आप जानते ही हो, वही जो राजा जेम्स इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने जो मजदूरों के लिए विशेषाधिकार एक पत्र जारी किया गया था, जिसे 1215 का मैग्ना कार्टा कहते हैं, उसी से जो मौलिक अधिकार उन मजदूरों को प्रदत्त हुए थे, मिले थे, वही मौलिक अधिकार अमेरिका ने अपने नागरिकों को दिया। तो भारत ने उसके संविधान से मौलिक अधिकार का प्रारूप अपने संविधान में शामिल किया और आज अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता और साथ में न्यायपालिका की शक्ति, चाहे हम कहें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, पालिका की स्वतंत्रता। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से? हमारे यहां जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कर दिया गया है, अलग कर दिया गया है। अब न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका का जो प्रभाव वो कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये ध्यान देना। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये भी अमेरिका से। साथ में राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, कौमा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग। तो ये भी जो महाभियोग है अनुच्छेद 61 में है, जो राष्ट्रपति पे लगता है, आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगाया गया। तो ये भी प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई और प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से ली गई। प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई। और साथ में वित्तीय आपातकाल, किस अनुच्छेद में है? तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। क्योंकि आपने सुना है आपात उपबंध जर्मनी से ले गए, तो उसमें राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति के द्वारा जो मौलिक अधिकारों का निलंबन वो आपके जर्मनी से, लेकिन वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 ये कहां से है? तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब ये ध्यान देना, जो तीन प्रकार के भारत में आपातकाल है, एक राज्यीय आपातकाल है, एक राष्ट्रीय आपातकाल है और एक वित्तीय आपातकाल। तो राज्य में यानी राष्ट्रपति शासन, तो ये तो कई राज्यों में लग चुका, यूपी में सर्वाधिक 10 बार लग चुका, सर्वप्रथम लगा पंजाब में, सबसे कम समय तक कर्नाटक में 7 दिन। तो ये तो राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया है। लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल तो भारत में 3 बार लागू हो चुका, भारत चीन युद्ध के कारण 1962 में, और साथ में भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण 1971 में, और 1975 में जो तीसरा आपातकाल लगा वो आंतरिक अशांति के कारण पे। लेकिन जो आंतरिक अशांति का कारण है उसे अब समाप्त कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह आपातकाल का तीसरा कारण
रखा गया। तो ये विशेष ध्यान देंगे। तो अमेरिका से आपने देख लिया कि वित्तीय आपातकाल, ये भी व्यवस्था कहां से ले ली गई? अमेरिका से। और साथ में न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, यानी न्यायपालिका को अपने फैसले पर पुनर्विचार की शक्ति दी गई है। वो कहां से ली गई? अमेरिका से। आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो उस पर पुनर्विचार करने की शक्ति अनुच्छेद 13 के तहत सुधार और पुनर्विचार करने की शक्ति किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के पास। तो वो न्यायिक पुनरावलोकन कानून का प्रयोग करके जो अमेरिका से संविधान लिया गया उससे वो जस्टिफाई करेगी ताकि भारतीय नागरिक को कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, क्या लिया गया? समवर्ती सूची। आपने सुना है समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। साथ में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्य संबंध, ये कहां से लिए गए? केंद्र और राज्य संबंध तो ऑस्ट्रेलिया से। और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये भी यहीं से है। शक्ति का या शक्तियों का बंटवारा, ये भी कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा भी ली गई। प्रस्तावना की भाषा, ये भी कहां से? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई। और प्रस्तावना की भाषा के साथ संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। तो संयुक्त अधिवेशन, तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो ये कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। इसी में लिखा है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, तो ये जितने शब्दों का उल्लेख है इसी प्रस्तावना में। अब प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द, एकता शब्द यानी अखंडता, ये कब संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए। ये ध्यान देना। नेक्स्ट, फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया? तो फ्रांस से समानता, समानता के साथ साथ स्वतंत्रता, गणतंत्र और बंधुत्व शब्द, ये कहां से लिए गए? फ्रांस से लिया गया। बंधुत्व शब्द फ्रांस से। तो ये समानता कहा गया है कानून में। आपने पढ़ा है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 से 18 यानी पहला मौलिक अधिकार है वो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, यानी समानता का अधिकार है पहला मौलिक अधिकार। लेकिन कितना सही है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून के हिसाब से तो पुलिस की दौड़, आर्मी की दौड़ हो रही है, आप फिट फाट हैं, आपको भी दौड़ने के लिए लाइन पे लगाया गया और साथ में एक विकलांग को लगाया गया और आप तेजी से आगे निकल गए, वो रह गया, तो कहां से उसको समानता मिल गई? तो उसके लिए उस अनुच्छेद 14 में विधि के संरक्षण की समानता दी गई है।
अगर उसको प्रॉब्लम है तो संसद कानून बना करके उसके लिए अलग व्यवस्था करेगी। तो ये भी किया गया है। आईएएस जो फिट व्यक्ति है वो भी बनता है और विकलांग ये भी बनते हैं आईएएस। तो ये ध्यान देना, सबके लिए अलग अलग प्रावधान, तो उनको आरक्षण दिया गया, उनको छूट दी गई है। स्वतंत्रता, आपको बोलने की स्वतंत्रता, शुद्ध भोजन खाने की स्वतंत्रता, शुद्ध पानी पीने की स्वतंत्रता, अच्छी शुद्ध हवा लेने की स्वतंत्रता, ये आपको संविधान में दी गई है। और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, उसी में कि आप शुद्ध भोजन ग्रहण करें, ये आप स्वतंत्र हैं। शुद्ध पानी पीने की स्वतंत्रता है, शुद्ध नहीं आ रहा है तो आप कंप्लेन करेंगे, और साथ में शुद्ध हवा लेने की भी स्वतंत्रता दी गई। गणतंत्र, भारत में कहा गया कि कोई भी जो शासक है यानी भारत का प्रमुख है, प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो जो भारत का प्रमुख राष्ट्रपति है वो गणतंत्र होगा, यानी वो व्यक्ति हमारे प्रत्यक्ष चुनाव से जो चुने गए हैं प्रतिनिधि, उनके द्वारा चुना जाएगा, यानी कोई वंशानुगत नहीं होगा। जैसा ब्रिटेन में महारानी प्रमुख हैं लेकिन वो वंशानुगत हैं, हमारे यहाँ वंशानुगत नहीं है, हमारे यहाँ गणतंत्र व्यवस्था लागू। और आगे, और बंधुत्व शब्द, बंधुत्व यानी भाईचारा, आपस में भाईचारे के साथ मिलजुल करके ये सभी विभागों में कार्य करना, सभी कार्यक्रमों में शामिल होना, तो ये भी शब्द कहां से? फ्रांस से। तो बंधुत्व मतलब भाईचारा। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन। क्या लिया गया? संविधान संशोधन। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 368। और साथ में दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा की सीटों का आवंटन भी लिया गया। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ये भी कहां के संविधान से? तो दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी? तो जनसंख्या और प्रतिनिधि के तौर पे काउंटिंग होती है, उस हिसाब से राज्य को आवंटित की जाती है। और संविधान संशोधन ये सबसे बड़ी प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करने का अधिकार अनुच्छेद 368 को है, लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 को छोड़ करके, क्योंकि अनुच्छेद 2 उसमें 368 का प्रयोग नहीं होता है। अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी बाहरी राज्य को भारत में मिलाते हैं और नए राज्य का निर्माण करने का कार्य करते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या है? तो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों या राज्यों के नामों में परिवर्तन और उनकी सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करने का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया? तो यहां से संघात्मक व्यवस्था, क्या लिया गया? संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां और साथ में राज्यपाल का पद, ये भी कनाडा से लिया गया। तो संघात्मक व्यवस्था, जो भारत में संघात्मक व्यवस्था है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन जो संघात्मक व्यवस्था का प्रयोग होता है वो हमारे संविधान में कनाडा से मिला। और साथ साथ अवशिष्ट शक्तियां, अपने संघ सूची के विषय राज्य के पढ़े समवर्ती के, लेकिन जो शक्तियां छूट जाती हैं जिन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, उनमें केंद्र सरकार को कानून बनाने का पावर दिया जाता है। और आगे राज्यसभा, राज्यपाल का पद, जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य का जो प्रथम नागरिक वो राज्यपाल होता है। तो उस राज्यपाल का पद भी कनाडा से
लिया गया। नेक्स्ट है जर्मनी। अब जर्मनी से क्या लिया गया? तो जर्मनी से राष्ट्रीय आपातकाल। आपातकाल और राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन। ये भी जर्मनी से। हमने राष्ट्रीय आपातकाल क्यों लिखा? हम लिख देते हैं आपात उपबंध, तो हमने राष्ट्रीय आपातकाल इसलिए लिखा क्योंकि हमने आपको अमेरिकी संविधान में लिखा है वित्तीय आपातकाल। आपात उपबंध में तो वित्तीय आपातकाल भी आता है। और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, जो देश में अब तक 3 बार लगा है। मैंने बताया 1962, 1971, 1975 3 बार लगाया गया। वित्तीय आपातकाल आज तक देश में नहीं लगा। आर्थिक संकट इतना आया ही नहीं कि वित्तीय आपातकाल लगाया जाए, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। तो यह व्यवस्था कहां से? जर्मनी। जर्मनी के संविधान का क्या नाम है? वाइमर संविधान। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से राष्ट्रीय आपातकाल, और राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जाता है 20 और 21 को छोड़ करके, क्योंकि 20 में अपराध में दोष सिद्धि का प्रावधान है और 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान है। तो ये आपका जर्मनी से लिया गया। अब बात आती है जापान की, तो वो भी आपको बता दें। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो इसको लिया गया जापान से। जो कानून के द्वारा स्थापित की गई है प्रक्रिया, वो कहां के संविधान से वो ली गई है? तो वो जापान से ली गई। और साथ में एक और देश बचा है, वो भी लिखते हैं रूस। तो रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, ये ध्यान देना। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 250 अनुच्छेद जोड़े गए, ये भी ध्यान देना। इसके बाद हमने विदेशी स्रोत पढ़ाए। तो जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। रूस से क्या लिए गए? मौलिक कर्तव्य लिए गए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब 1976 में जोड़े गए तब 10 थे। एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया था। तो अब वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 51 का में है और भाग 4 का में रखे गए। इसके बाद ब्रिटेन की बात आती है। तो ब्रिटेन से संसदात्मक व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन और विधि निर्माण, और साथ में राष्ट्रपति की शक्तियां। यानी जो भारत का राष्ट्रपति है वो ब्रिटेन की महारानी के समान शक्तियां रखता है। वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शक्ति विहीन है, क्योंकि भारत की जो शक्तियां हैं वो संसद के सबसे बड़े नेता के द्वारा, जो लोकसभा का नेता बनता है, उसके द्वारा प्रयोग की जाती है, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था को भारत की सभी शक्तियां अधिकतर मिल ही जाती है। अमेरिका से, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। संविधान की सर्वोच्चता यह भी ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र रह करके कार्य करेगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका भी प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124 में गठन होता है। राज्यों में हाई कोर्ट का प्रावधान अनुच्छेद 214 में और गठन 216 में होता है। राष्ट्रपति का पद, यह अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति हैं, इसका पद यह भी अमेरिका के संविधान से। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, यह भी अमेरिका के संविधान से।
प्रस्तावना, ये भी अमेरिका से, वित्तीय आपातकाल और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये भी अमेरिका के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से तो समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य में संबंध और केंद्र और राज्यों की शक्तियों का बंटवारा, ये भी कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा, हम भारत के लोग हैं, ये जो भाषा लिखी है प्रस्तावना में, ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और साथ में संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के द्वारा बुलाया जाता है, जो एक एम्बुलेंस नंबर भी है, आप क्लियर याद रखें। फ्रांस से, तो फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता, गणतंत्र और बंधुत्व यानी भाईचारे का शब्द लिया गया। फिर हम दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं, तो यहां से संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में है, और साथ में राज्यसभा की सीटों का आवंटन, ये भी दक्षिण अफ्रीका से। कनाडा से, तो कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियां और राज्यपाल का पद लिया गया। जर्मनी आते हैं, तो जर्मनी से राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये व्यवस्था भी कहां से ली गई है? तो ये ली गई है जर्मनी से। अभी एक आयरलैंड देश और इंपॉर्टेंट है, जो जहां से कानून लिए गए, तो वो भी आपको बता दें कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या लिए गए? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिए गए। ये वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो वाद योग्य नहीं होते हैं, न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं माने जाते हैं। और आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी ली गई, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। और इसके साथ साथ आयरलैंड से राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो भी कहां से लिया गया? आयरलैंड से। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, मनोनयन का मतलब मनोनीत करना, तो मनोनीत कर्म करता है राष्ट्रपति करता है। किसी को कला के क्षेत्र से, कोई साहित्य, कोई समाज सेवा, पत्रकारिता, तो इन विज्ञान क्षेत्र, इन क्षेत्रों से मनोनीत करता है। तो ये जो भारतीय संविधान के सबसे इंपॉर्टेंट स्रोत हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये उसी का एक भाग था जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफी अच्छा लगा होगा, तो आप बेहतर ढंग से स्टडी करें और एग्जाम में सफलता पाएं। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।